हेलो, वेलकम बैक। एक सवाल है मेरा आपके साथ कि कैपेसिटर्स जो होते हैं उनमें जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का बिहेवियर होता है वो काफ़ी हद तक इंडक्टर के अंदर करंट ग्रोथ और करंट डिके के जैसा ही होता है। तो इंडक्टर के बारे में तो मैंने बताया था आपको कि इंडक्टर्स में क्या होता है, जब करंट को आप ग्रो कराने की कोशिश करते हो तो वहाँ पर उसकी इनर्शिया की जैसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से उस पर एक तरह से बाहर से बल बाहर से एक मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर डेवलप होना शुरू हो जाती है और वो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो उसके अंदर मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर रखती है, फील्ड एनर्जी स्टोर रखती है। फिर जब आप डीके कराते हो, बैटरी हटा लेते हो, तो फिर वही मैग्नेटिक एनर्जी जो होती है वो अपने आप को करंट को पुश करती है और करंट के फ्लो के रूप में उस मैग्नेटिक एनर्जी कंजम्पशन होता है और आपके सर्किट के अंदर डीके जो होता है वो इंस्टेंटेनियस नहीं होता। तो डीके भी एक्सपोनेंशियल होता है और ग्रोथ भी एक्सपोनेंशियल होता है। ये बात हमने पिछले अपने लेक्चर में देखी है, करंट ग्रोथ और करंट डीके वाला जब हमने पढ़ा था एलआर सर्किट में। पर यहाँ कैपेसिटर में क्या होता है? तो कैपेसिटर तो उस तरह का तो होता नहीं, वो तो सिंपली दो प्लेटों का अरेंजमेंट है, सिर्फ दो प्लेटें, उनके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है। तो वहाँ पर भी ये एक्सपोनेंशियल वाला बिहेवियर क्यों आता है? तो एक बार जल्दी से इसकी फिजिक्स को समझ लेते हैं। एक शॉर्ट वीडियो होगा क्योंकि यहाँ हम सीधे टू द पॉइंट, कोई इधर उधर गोल गोल नहीं, सीधे बात करेंगे कैपेसिटर की प्रॉपर्टी की। देखो भाई, जैसे ये कैपेसिटर है, ये हमारा कैपेसिटर है। तो अब आप क्या कर रहे हो, आपने क्या किया, कैपेसिटर की एक प्लेट पर चार्ज मान लो भेजे सपोज। तो आपने कैपेसिटर की प्लेट पर एक इलेक्ट्रॉन भेजा, तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए पूरी कैपेसिटर की प्लेट अवेलेबल थी, पूरी कैपेसिटर की प्लेट अवेलेबल थी, कहीं भी जाके बैठ जाए, ठीक है। और यहाँ एक बैटरी लगी हुई है। अब जो बैटरी है वो इस कैपेसिटर को चार्ज कर रही है। तो बैटरी का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, तो बैटरी का जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को इसके ऊपर पुश कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को इसके ऊपर डाल रहा है। मान लो यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल है, यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रॉन जो है इस पे आ गया। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा तो वो इलेक्ट्रॉन भाई अपनी इसकी फील्ड होगी। जब ये बैटरी दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ भेजेगी, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन उसका थोड़ा विरोध करेगा, लेकिन जो कि बहुत सारी जगह है इसलिए दूसरा इलेक्ट्रॉन भी यहाँ अपनी जगह बना लेगा, उतना ज़्यादा उसको दिक्कत नहीं होगी। तो बैटरी जब तीसरा इलेक्ट्रॉन भेजेगी तो जो तीसरे इलेक्ट्रॉन को ये दोनों मिल करके अपोज करेंगे क्योंकि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो अब क्या होगा, बैटरी को थोड़ी ताकत अपनी और लगानी पड़ेगी तीसरे इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर रखने के लिए, ठीक है। बैटरी ने अपना तीसरा इलेक्ट्रॉन रख लिया। अब जब ये अपना चौथा इलेक्ट्रॉन भेजेगी तो पहले से मौजूद जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो इस चौथे इलेक्ट्रॉन को अपोज करेंगे, समझ रहे हैं ना। तो जब आप चौथे इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेजने की कोशिश करोगे तो इस बैटरी को थोड़ा सा और वर्क करना पड़ेगा। वो जानबूझ के अपने इलेक्ट्रॉनों को थोड़ा सा, अपनी बैटरी अपने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूज करके चौथे इलेक्ट्रॉन को किसी तरह से इसके ऊपर रखवाएगी। इस तरह से क्या होगा, ये बैटरी अपनी जितनी इसकी मैक्सिमम ताकत है, इस बैटरी का जो ईएमएफ है और अकॉर्डिंग टू उस तरह इसकी प्लेट और वो सब कुछ जो भी कुछ है, तो ये बैटरी जब एक इलेक्ट्रॉन के बाद अगला इलेक्ट्रॉन उस प्लेट पर रखती है तो ये अपनी एनर्जी वहाँ पे लगाती है। तो एक तरह से बैटरी अपनी एनर्जी को इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में उन चार्जों को दे रही होती है। तो जो ये चार्ज यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं इस प्लेट पर, ये बहुत ही तनाव में रहते हैं क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर भी यहाँ पर काम करता है। तो ये सारे चार्ज चूँकि एक ही नेचर के हैं और आप उनको बैटरी से पुश कर करके उनको इकट्ठा कर रहे हो, तो प्लेट तो इनफाइनाइट है नहीं, प्लेट की तो अपनी डायमेंशन है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं तो दे फील अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। ये बिल्कुल वैसे से आप स्प्रिंग, बहुत सारी स्प्रिंग को किसी तरह से कहीं फिक्स कर रहे हो, स्प्रिंग दबी हुई है लेकिन आपने एडजस्ट की है, द मोमेंट वो मौका पाएंगे वो सब जूम करके बाहर जंप करके निकल जाएंगे। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर है। तो यहाँ पर अब जरा आप समझो, शुरू में क्या था, चार्जिंग हो रही है। कितनी चार्जिंग हो सकती है, मैक्सिमम मान लो इस प्लेट पर Q0 चार्ज इकट्ठा हो सकते हैं। तो पहले चार्जिंग ऐसे होती है और फिर उस चार्जिंग की रफ्तार घट जाती है। वही है, पहला इलेक्ट्रॉन गया जल्दी जाके बैठ गया, दूसरा भी आराम से बैठ गया, तीसरे को बाकी 2 लोगों ने अपोज किया। तो ये ग्राफ बिल्कुल सीधा नहीं जाता कि एक बस इतने समय में सारे चार्ज इकट्ठा हो जाएं। तो ये ग्राफ क्यों इस तरह से आगे बढ़ता है, क्योंकि जैसे जैसे चार्जों की संख्या बढ़ती है, तो जैसे यहाँ चार्जों की संख्या बढ़ेगी तो बैटरी को अगला चार्ज रखने में पहले वाले चार्जों के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। लेकिन उस अगेंस्ट काम करने की वजह से वो जो फोर्स वर्क करेगा, बैटरी जो वर्क करेगी, वो वर्क उस
अगले इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के फॉर्म में वहाँ स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इंडक्शन के थ्रू यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज उस हिसाब से इकट्ठा हो जाएंगे। तो आपके कैपेसिटर की एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज और एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से जो चार्ज यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, इन चार्जों की वजह से वहाँ की फील्ड में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर रहेगी। अच्छा, फिर क्या हुआ, अब आप डिस्चार्ज कराना शुरू करो। तो डिस्चार्ज कराओगे तो ये सारे इलेक्ट्रॉन वैसे तनाव में एक दूसरे को पसंद नहीं करें, लेकिन बैठे हुए हैं, जैसे मौका होगा जल्दी से एक भागेगा। तो अब क्या होगा, जब डिस्चार्ज कराओगे आप इसको तो पहला इलेक्ट्रॉन तेज़ी से भागेगा। अब जब पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ से भाग गया तो डिस्चार्जिंग बहुत तेज़ी से हुई, लेकिन फिर बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉनों को थोड़ा जगह मिलेगी ना, कि भाई पहला वाला भाग गया, थोड़ी जगह थोड़ा खिसक खिसक के बैठो दूर दूर। तो जैसे दूरी बढ़ेगी उनके बीच की जो रिपल्सन फोर्स थोड़ा कम होगा। फिर अगला चार्ज भागेगा, फिर जब और चार्ज भागने शुरू हो जाएंगे तो बाकी के चार्जों पर उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। वहाँ पर भाई यहाँ पर मान लो 100 चार्ज थे, शुरू में 2, 3, 4, 5, 8, 10, 20, 25 तो बहुत तेज़ी से निकले, लेकिन जब 25 चार्ज यहाँ से निकल गए तो 75 चार्जों के लिए अब थोड़ी ज़्यादा एक तरह से समझ लो जगह बची है। एक ऐसा समझ लो, हम एक रियल फिजिक्स नहीं बता रहे, एक तरह के उसको सिमिलरिटी के थ्रू बताने की कोशिश कर रहे हैं, रूपक अलंकार जैसे यहाँ पर कर रहे हैं। तो वो जो 75 इलेक्ट्रॉन है, नाउ दे विल नॉट फील दैट काइंड ऑफ प्रेशर, उतनी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन प्रेशर इज द करेक्ट वर्ड, नहीं महसूस करेंगे। लेकिन फिर भी चूंकि रास्ता है तो कुछ तो है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, लेकिन ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर उसको उतना तेज़ी से फोर्स नहीं करेगा। इसीलिए डीके की जो रफ्तार है, चार्ज के डिस्चार्ज होने की रफ्तार है, वो भी पहले तो तेज़ होती है फिर स्लो डाउन हो जाती है। तो जब कोई घटना पहले तेज़ और फिर स्लो डाउन हो जाओ तो इस तरह के बिहेवियर को एक्सपोनेंशियल बिहेवियर कहते हैं। और चार्जिंग में शुरू में क्या होता है, खूब सारी जगह है, इलेक्ट्रॉन जल्दी बैठे, लेकिन जब वहाँ अच्छे खासे क्राउड हो गया तो उस क्राउड ने नए आने वाले इलेक्ट्रॉनों को अपोज किया, तो फिर ग्रोथ भी उस हिसाब से स्लो डाउन हो जाती है। तो ये जो मैथमेटिक्स है, ये जो फिजिक्स है, इस चीज़ को हमको मैथमेटिकली यहाँ पर समझना है कि आखिर जब करंट जब चार्ज को हम कैपेसिटर पर रखने की कोशिश करते हैं बैटरी के थ्रू, तो क्यों चार्जिंग एक्सपोनेंशियल होती है, और जब उसको डिस्चार्ज करने की कोशिश करते हैं तो क्यों डिस्चार्ज भी हमारा एक्सपोनेंशियल होता है। मेरे ख्याल से बेसिक फिजिक्स का आइडिया आपको यहाँ पर लग गया होगा। रही सही बात मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स फिर हम आगे वाले सेक्शन में इसकी पूरी आपके साथ डिस्कस करेंगे। और बड़ी अच्छी मैथमेटिक्स है, काफ़ी हद तक सिमिलर है जैसे ग्रोथ और करंट की, लेकिन चूंकि यहाँ वोल्टेजेस की एक्सप्रेशन अलग है तो थोड़े से इंटीग्रेशन बदलते हैं, और जो फॉर्मूला होता है वो भी कुछ अलग सा हो जाता है, क्योंकि कैपेसिटर और इंडक्टर का बिहेवियर अलग है। कैपेसिटर जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के साथ काम करता है, और इंडक्टर जो था वो मैग्नेटिक एनर्जी के साथ काम करता है। तो एक्सप्रेशन में थोड़े बदलाव आते हैं। अब हमारे पास जो टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है उसमें आर के साथ सी किस तरह से आता है, डिवीजन में आता है कि मल्टीप्लिकेशन में आता है, ये आपको उस फार्मूले से जब मैथमेटिक्स करेंगे तो वहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन ये छोटे से वीडियो के थ्रू मैं आपको जस्ट उस फिजिक्स के साथ रूबरू कराना चाहता था जो कि एक्चुअल में उस कैपेसिटर के अंदर कैपेसिटर के साथ होती है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और वहाँ पर हम चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के बारे में डिटेल में उसकी डेरिवेशंस करेंगे, उसकी मैथमेटिक्स करेंगे, ग्रोथ और डीके चार्जेस की, डिस्चार्जिंग की ग्राफ की भी अच्छे से एनालिसिस करेंगे। तो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर अब मैं बीएससी के जितने भी फिजिक्स रिलेटेड कोर्सेस हैं उनके वीडियोस ऑलमोस्ट जितना मेरी रेगुलरिटी हो सकती है मैं उस पर डालता रहूँगा। तो आपको कोई क्वेरी हो, आपको किस तरह का प्रॉब्लम हो, तो आप वहाँ पर मुझसे कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम का भी लिंक जुड़ा हुआ है, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं, और बहुत सारे तरीके हैं जिनके थ्रू हम लोग आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो समय समय पर मैं आपको बताता रहूँगा। RGS क्लासेस ऐप है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और ऐप के अंदर भी एक चैट सेक्शन है, वहाँ आप मुझे पर्सनलाइज्ड मैसेज भेज सकते हो, जस्ट लाइक व्हाट्सएप ग्रुप। तो आप उस चैट अपने उस ऐप के थ्रू जो चैट सेक्शन है वहाँ से भी आप मुझे बात कर सकते हैं। वहाँ हम लोग एक दूसरे से 1-to-1 बात कर सकते हैं, और जो फाइल शेयर करना है या कोई भी इस तरह की बातें हैं वो भी हम आपस में शेयर कर सकते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी हम लोग वहाँ पर बात कर सकते हैं। तो चलिए अपना ध्यान रखिए, अगले लेक्चर में मिलिए जहाँ हम लोग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के बारे में अच्छे से एनालिसिस करेंगे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।